हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग एग्जीक्यूटिव तक मतलब कार्यपालिका तक पहुंच चुके हैं और देखते हैं कार्यपालिका में पहला जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर है और लंबा चैप्टर के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए, यदि कोई आपसे कहे कि राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद में हैं तो आपको बताना है कि सर ये जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है मतलब आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है वो आपके आर्टिकल ए से डोनेट कर देता हूँ 52 से लेकर 62 के बीच में मौजूद है। ठीक है। वहीं यदि कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78 के बीच में ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, जिसमें बहुत आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है तो उपराष्ट्रपति आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है। और आपके तो इसको नीचे थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा। नीचे थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है, वो भारत के प्रथम नागरिक होता है। तो कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद आ जाता है और भारत के अटॉर्नी जनरल आ जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 54 में कुछ प्रावधान दिया गया है और प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्शन और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये एक अलग तरीके के हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले कि कौन कौन लोग भाग लेते हैं और कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। तो देखो, ना भाग लेने वाले दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन और मनोनीत दोनों हो, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, कहने का मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है वो भाग नहीं लेता है। वहीं उसके अलावा राज्य विधानसभा में भी जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और परिषद, राज्य परिषद है, उसके कोई भी, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, दोनों के दोनों भाग नहीं लेते हैं। साथ में 2 यूटी हैं। अब तो तीसरा यूटी भी हो गया जिसके पास विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। एक जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया, अब इसके भी भाग नहीं लेगा। तो होता है कि जहां विधानसभा भंग हो जाती है वहां सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं रह जाते, भले ही राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए चुनाव ना कराया जाए। कहने का मतलब है कि जहां पर कोई भी विधानसभा जहां पर भंग हो जाता है, जहां पर इलेक्शन होने वाला है या किसी भी रूपों में भंग हो जाता है, तो वहां के भी मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। दोस्तों आगे देखिए, संविधान यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता होगी और साथ ही समग्र रूप से राज्य और संघ के बीच में समानता होगी। तो ये कहा गया है कि भाई ऐसा हो सिस्टम कि सबके लिए समान हो, समान प्रतिनिधित्व तो इसमें पार्टिसिपेट करे। साथ में इसे प्राप्त न करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य की वोट की संख्या की आवश्यकता होती है। और यदि कहा जाए तो विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और कैसे भाग लेते हैं तो इसके दूसरे पेज में देखते हैं। दूसरे पेज में देखते हैं कि राज्य के कैसे और संसद के मेंबर्स भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य और संसद के ऐसे चुनाव में भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित। अब ये जो राज्य और संसद के जो मेंबर हैं वो देखा जाए तो यूपी के विधायक के मतपत्र के मूल्य 208, अब आंध्र प्रदेश के 159 है, वहीं सिक्किम के 7 है। अब ऐसा क्यों है कि अलग अलग राज्य के अलग अलग वैल्यू है वोट की। तो उसका मुख्य कारण है कि हम 1971 के सेंसेक्स को लेते हैं दोस्तों। हम कौन सी सेंसेक्स को लेते हैं तो 1971 के सेंसेक्स को लो, वहाँ की जनसंख्या को लेकर हम देखते हैं
और सबकी जनसंख्या अलग होने के चलते, सीटों में डिफरेंस होने के चलते सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो कहने का मतलब है, यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से राज्य के एमएलए का है, तो आप कहोगे यूपी के विधायक के। वहीं सबसे कम जो है वो सिक्किम के विधायक का है। अब देखिए, वहीं आप देखेंगे तो जो संसद है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उनकी जो वैल्यू है मतों का, वो आपके 708 बन जाता है। तो ऐसे कैसे बनता है, तो उसका कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। कहने का मतलब है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एसटीवी बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। तो देखिए, वर्ल्ड में दो तरीके से चुनाव होते हैं दोस्तों। एक चुनाव तो होता है जैसे डायरेक्ट जो चुनाव हो रहे हैं आपके हमारे देश में, वो प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चुनाव को छोड़ दिया जाए, तो हम देखते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट लेकर आता है वो जीत जाता है। और यदि पार्टी 50% प्लस 1 लेकर आ जाती है तो वो क्या करती है, वो इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन एक और तरीका है, और उस तरीके को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। और उसका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से मतदान होता है। ये है, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे वाले पेज पे समझते हैं। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक और एक संसद के वोट के मूल्य की गणना करने के लिए हम जनसंख्या और प्रतिनिधित्व पर आधारित विशिष्ट सूत्रों का उपयोग करते हैं। और प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक चार्ट बना दिया गया है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा चार्ट को समझ लो। इस चार्ट से आपको समझ में आएगी कि विधायक के वोट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहीं एमपी के वोट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हमारी वैल्यू है वो निकल के आती है। तो कैसे निकल के आती है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, होता क्या है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो राष्ट्रपति चुनाव की जो जनसंख्या हम लोग लेके चलते हैं, वो जनसंख्या दोस्तों लेके चलते हैं 1971 का। और राज्य में निर्वाचन विधायक की संख्या की जनसंख्या को विभाजित करते हैं। अब ये होता क्या है, तो देखिए, सिंपल सी बात है कि एक विधायक की हम यदि निकालें कि उसकी वैल्यू क्या होगा वोट का, तो विधायक के वोट का सूत्र जो होगा वो राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधायक, और उसको भागा कर दीजिए 1000 से, तो एक विधायक की वोट निकल जाता है। देखिए, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और ब्लैंक पेज पे समझते हैं। हम यदि कहेंगे कि एक एमएलए की वोट की आपको निकालना है कि उसकी वोट का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो किसी भी राज्य में जो टोटल पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, उस जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाता है जितने उस राज्य में मेंबर हैं, टोटल मेंबर और 1/1000। ये आपके फार्मूला है। मतलब एमएलए की वोट कैसे निकालेंगे, तो एमएलए की वोट निकालने के लिए जो उसका वैल्यू होगा, तो किसी भी राज्य में जितना जनसंख्या है, उस जनसंख्या के उस राज्य में कितने मेंबर हैं एमएलए, और 1/1000 कर देंगे, तो ये उस एमएलए की वैल्यू निकल जाएगा वोट का। वहीं यदि एमपी की बात करें, तो एमपी के लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्लियर कर लिया जाए। यदि एमपी की बात करें तो एमपी के लिए क्या करना होगा, तो एक एमपी की वैल्यू जो होता है वो सारे एमएलए जितने भी हैं, सारे जितने भी वैलिड वोट होगा उनको सबको प्लस कर दे पूरे राज्य में। तो राज्य के जितने भी एमएलए हैं, उनके वोट को प्लस कर दिया जाए, और उसके बाद जितने मेंबर हैं संसद में उनसे डिवाइड कर दिया जाए। जैसे टोटल बन जाता है 776 नॉमिनेटेड मेंबर को हटा के, नॉमिनेटेड मेंबर क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये टोटल 708 बन जाता है। ये वैल्यू होता है एमपी का। एक एमपी का वैल्यू का जो वोट होता है जो फिक्स होता है 708, वो चाहे लोकसभा का हो या चाहे राज्यसभा का हो। अब देखिए, वही बात आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि यदि
किसी विधायक के वोट के मूल्य के बारे में हम बात करेंगे तो वो कितना होगा। मान लीजिए उस राज्य की जनसंख्या इतनी है और उसके निर्वाचित विधायक 200 है, तो उसको भागा कर दीजिए 600, ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/1000 साथ में। सेम यदि बात करें संसद की वोट का, तो संसद के वोट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो संसद के वोट का संसद के वोट का जो मूल्य होता है वो सभी विधायकों के वोट के कुल मूल्य और कुल चुने गए सांसद के बराबर होता है। अभी हमने समझाया। मान लो कि पूरे विधायक के जितने भी राज्य है भारत में, इतना है, कितना वैल्यू 549495। अब उसको डिवाइड कर दो, कितने संसद है आपके, तो उस संसद को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये रहे संसद 776। क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको हटा दिया जाए और इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो 708 आता है। मतलब जो वैल्यू होता है वोट का एमपी का वो 708 होगा, लेकिन राज्य में हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। ये है सिंपल सी बात, इसको समझ जाइए। दूसरा, एसटीवी पद्धति क्या होता है। ये तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सबकी वैल्यू का वोट और सब वोट पड़ेंगे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। तो मान लीजिए कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जितने भी निर्वाचित आपके सदस्य है उसको एक मतपत्र दिया जाता है और उसमें प्रेफरेंस बेस से होता है कि उसमें प्रेफरेंस आपको देखना है। कहने का मतलब है कि एक बंदे की वोट नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग जाते हैं एमपी और एमएलए के वोट के लिए, तो आप जिसको भी मन में आए, जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को आप चाहते हैं, वहाँ पर ईवीएम में आप बटन को दबा देते हैं और उसके पास वोट चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बैलेट पेपर मिलता है और बैलेट पेपर में प्रेफरेंस होते हैं। मान लो कि 4 लोग राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं, कैंडिडेट 4 हैं, तो 4 प्रेफरेंस में आपको देना है कि आप 1 किसको दे रहे हो, 2 किसको दे रहे हो, 3 किसको दे रहे हो, 4 किसको दे रहे हो। और ये क्यों होता है तो अभी आपको आगे समझ में आएगा। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मतदान उतने ही प्राथमिकता बता सकती है जितने उम्मीदवार मैदान में हैं। देखिए, इसके लिए भी हम एक पेज लेते हैं और इस पेज में समझते हैं। देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है, एसटीवी। कहने का मतलब है सिंपल सा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 2 चीजें होती है। अब मान लीजिए कि एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। सीट कितना है, 1 सीट प्रेसिडेंट का। दूसरा, 4 लोग मान लीजिए खड़े हैं, 4 लोग खड़े हो गए हैं इस चुनाव के लिए, 4 मेंबर हो गए हैं। तो देखिए, इसको बनाते हैं ऐसे 4 मेंबर, 1 2 3 और 4 मेंबर। तो जब वोटिंग होगा तो एमएलए और एमपी के पास एक बैलेट पेपर जाएगा और उस बैलेट पेपर में प्रेफरेंस देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम है, यहाँ श्याम है, यहाँ पीयूष पांडे है, यहाँ प्रियस है, 4 लोग हैं और किसी एक को प्रेसिडेंट बनाना है। तो जैसे मेरे पास आया तो मैं प्रेफरेंस दूंगा, मुझे श्याम को है बनाना, लेकिन थोड़ा सा मैं राम को भी चाहता हूँ, तीसरा पीयूष को चाहता हूँ और चौथा प्रियस को चाहता हूँ। तो ये प्रेफरेंस बेस पे होता है। अब देखिए, एक कोटा डिफाइन होता है, कोटा। अब इस इलेक्शन में कोटा डिफाइन होगा। अब वो कोटा क्या होता है, कोटा क्या होता है, तो कोटा ये होता है कि जितने वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट को जितने सीटें हैं, तो सीट कितने हैं, 1 प्रेसिडेंट के, एक ही सीट है, +1 और फिर +1। ये आपका फॉर्मूला है निकालने के लिए कोटा। अब कोटा क्या है, तो इतना ही कोटा में चाहिए जीतने के लिए। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ऐसे समझा जाए, मान लो कि 5000 टोटल वैलिड वोट हैं। अब इस 5000 वैलिड वोट में यदि एक सीट के लिए चुनाव होना है प्रेसिडेंट का, तो कोटा यदि इसको करोगे तो कोटा में कितना होगा, तो 5000 डिवाइडेड बाई 1 + 1, आप ये नहीं +1। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो कोटा काउंट होगा 2501 हो जाएगा। मतलब एक प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने के लिए 2501 वोट चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट चुनाव, वो कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। अब यही कहा गया है,
देखा जाए तो यही कहा गया है दोस्तों कि भाई प्रेफरेंस बेस पे ये काम चलता है, और इसका मतलब यह होता है कि मतदाता उतनी प्राथमिकता बता सकती है जितने उम्मीदवार मैदान में हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इस चुनाव में 5,000 लोगों ने वैध डाले, मैंने अभी आपको समझाया था, और एक सीट उपलब्ध है और 4 उम्मीदवार है, इसलिए चुनावी कोटा 2501 के आसपास आ जाता है। एसटीपी की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार ये चुनावी कोटा हासिल नहीं कर लेता है। अब आप ये भी पूछ सकते हो यदि कि सर ये कैंडिडेट है 2501 वोट नहीं लेकर आया तो फिर आगे क्या होगा? तो आगे के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सेम जाना है पेज में और इसको हटा के और इसको ऐसे समझना है कि देखो बेटा 4 लोग हैं और मान लो कि टोटल कोटा चाहिए एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए 2501, लेकिन मान लो एक को 1500 मिल गया, दूसरे को 500 मिल गया, तीसरे को 1000 मिला, कितने हो गए? 3000 मिला। अब क्या होगा? ये टोटल 5000 वैलिड वोट है, इतना वोट पड़ा है। एक बंदे को जैसे ए है इसको 1500 वोट, बी को 500 वोट, सी को 1000 वोट और डी को कितने 1500 वोट मिले हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे कम वाला जो बंदा कौन है, तो बी है जिसको 500 वोट मिला है। अब इस वोट में होगा क्या कि लोगों ने प्रेफरेंस डाला होगा, जैसे कुछ बंदों ने ए के लिए प्रेफरेंस डाला होगा, कुछ सी के लिए, कुछ डी के लिए, तो जो प्रेफरेंस है इसमें ऐड होते जाएगा और ऐसे करते करते बार बार ऐसे करेंगे तो आखिरी में जो भी कैंडिडेट 2501 लेकर आएगा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा। यही पद्धति है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का दोस्तों। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसे होता है। आगे देखिए, यही सेम बात है यहाँ रिपीट हो रही है कि उम्मीदवार की पहले वरीयता को वोट को स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा हासिल न कर लिया होता है। सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। ये कहानी है कि भाई जितना भी उसके इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी खामियां होगा या कोई भी विवाद होगा तो उसको सुलझाने की जो शक्ति दिया गया है वो केवल एंड केवल सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा, केवल एंड केवल सुप्रीम कोर्ट में है। अब क्या कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अधूरा था। अब इस बात के लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि कहीं इलेक्शन था और वहां पर वोट नहीं पड़ा, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कहा गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हो रहा है क्या ऐसा होना चाहिए, तो कुछ लोग इसके बारे में आलोचना करते हैं और उनका आलोचना करना भी जायज है। अब क्या है आलोचना में, कुछ लोगों का आलोचना क्या है? हालांकि संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित कारणों से अप्रत्यक्ष चुनाव को चुना, कुछ कारण था और उस कारण से भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रेसिडेंट को चुना है। वो कारण क्या था? तो देखो भाई, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव संविधान के परिकल्पित सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुरूप है। इस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद में निहित है। कहने का मतलब है हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर मेन जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में है, ना कि राष्ट्रपति में है, तो उसका चुनाव बड़ा रूप में करवाएंगे तो खर्चे तो ज़्यादा होगा, उसमें खर्चा ज़्यादा। राष्ट्रपति के सीधे लोगों द्वारा चुना जाना और उसे कोई वास्तविक शक्ति न देना असंगत होता है। कहने का मतलब है कि यदि हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बहुत कम है, सीमित है, एक्चुअल में जिसके पास शक्ति है वो प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिपरिषद है, यदि राष्ट्रपति का भी चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से कराया जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे खर्चे होंगे और मतदाताओं के विशाल आकार के कारण राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव बहुत महंगा और समय ऊर्जा देने वाला होगा। तो दोस्तों मैंने यही बताया था कि इसके करने से नहीं होगा। यदि आप कर भी लेते हैं तो समस्या क्या क्रिएट होगा कि भाई बहुत सारे पैसे खर्च, आर्थिक बोझ भारत के ऊपर आएगा और ये भारत आर्थिक बोझ कैसे सहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, संसद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और यहाँ तक कि पंचायती राज का भी चुनाव
इतने महंगे होते जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुचित है कि केवल एक प्रतीकात्मक प्रमुख है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सुझाव पेश किया था, और सुझाव क्या पेश किया था कि काम करते हैं एमएलए से भी उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, केवल संसद के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही करे। लेकिन इसको नकार दिया गया, और नकारने का कारण क्या था? तो इसको देखिए, संविधान निर्माताओं ने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दल के प्रभुत्व वाली संसद हमेशा उसी पार्टी के एक उम्मीदवार को चुनती थी, और ऐसा राष्ट्रपति भारतीय संघ के राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। कहने का मतलब है जिसकी सरकार, जिसका मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा में, उसी का प्रेसिडेंट होगा, और ये चीज़ें खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव एमपी प्लस एमएलए दोनों के लिए दिया गया। दोस्तों आगे देखिए, वर्तमान व्यवस्था राष्ट्रपति को संघ और राज्य के समान रूप से प्रतिनिधि बनाता है। इसके अलावा संविधान सभा में यह बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव के मामलों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व अभिव्यक्ति एक मिथ्या नाम है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व वहाँ होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक सीटें भरी जानी चाहिए। ऐसे ही आलोचना था, बहुत सारे आलोचनाएं थे। अब देखो, सिंपल सी बात है, हम योग्यता और शपथ और शर्तें उनको देखते हैं। देखो, कोई भी राष्ट्रपति यदि बनता है तो कुछ योग्यता होना चाहिए, कुछ क्या क्या चीज़ें होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, पहला तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। 2 सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो क्या के नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उनका एज 35 साल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? किसी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि यदि कोई प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनता है तो वो जो कैंडिडेट है वो लोकसभा चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ पद पर नहीं रहना चाहिए। संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री का लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है, और इसलिए वे राष्ट्रपति के रूप में योग्य उम्मीदवार होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि भैया जो भी राष्ट्रपति होगा वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के रूप में नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसके प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन कुछ जैसे कि उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या संघ राज्य के मंत्री हो, ये उम्मीदवार हो सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि इनको उस ऑफिस में नहीं देखा जाता है जो कि लाभ के पद पर हो। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अपने पद पर प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेना और उस पर हस्ताक्षर करना होता है। अपने शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो देखो भैया, भारत के राष्ट्रपति किस किस बात पर शपथ लेता है, इसको ध्यान से देखो। तो भारत के राष्ट्रपति की कार्यालय का निष्ठापूर्वक निष्पादन करना, संविधान और कानून के संरक्षण और सुरक्षा और बचाव करना, और भारत के लोग की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, इस बात के लिए वो शपथ लेता है कि अपने कार्यालय के प्रति ईमानदार रहेगा, संविधान की सुरक्षा करेगा और भारत के लोगों का भलाई करेगा। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अब राष्ट्रपति कार्यालय का कुछ शर्तें हैं। तो संविधान राष्ट्रपति कार्यालय के निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करता है, जैसे कि उसे संसद के किसी भी सदन या राज्यमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा चीजें, ये तो महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो वो माना जाता है कि उसे राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख को उस सदन में अपने सीट खाली कर दी है। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति कोई मंत्री हो या राज्यपाल हो और वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत गए, तो क्या करना होगा? उनको खाली करना होगा। उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो किराए के भुगतान के बिना अपने
आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन का उपयोग करने का हकदार है। यदि कोई राष्ट्रपति बन गए तो उनका जो ऑफिस है या उनका जो हाउस है, राष्ट्रपति भवन जिसको बोला जाता है, वो बिना किराए दिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, वे संसद द्वारा निर्धारित किसी भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार है। उनके कार्यालय के दौरान उनकी परिलब्धियां और भत्ते कम नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया और जो उनका सैलरी है उस सैलरी को पूरे उनके 5 साल तक कम नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति कोई विशेषाधिकार का हकदार होता है। इनके बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, जैसे इनको कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते हैं आप, कानूनी दायित्व के व्यक्तिगत छूट प्राप्त है। जब तक वो ऑफिस में रहेंगे उनको किसी भी कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता है। अपने कार्यालय के दौरान उन्हें किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है, यहाँ तक अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है, सिविल केस या क्रिमिनल केस, चाहे उनका ऑफिस का मामला हो या व्यक्तिगत मामला हो। उन्हें कोई गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, कैद नहीं किया जा सकता है। हालांकि 2 महीने का नोटिस देने के बाद उनके कार्यालय के दौरान उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उनके खिलाफ नागरिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। कहने का मतलब है कि यदि ऐसा होता है कि मान लो कि व्यक्तिगत उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया हो तो 2 महीने का नोटिस देकर उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उनके ऊपर। आगे देखिए, कार्यालय, महाभियोग और रिक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्यालय का क्या है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस दिन हो जाता है, शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 साल तक अपने ऑफिस में रहेंगे। ये कौन कहता है? तो भाई ये कहता है कौन? तो ये संविधान कहता है कि उनकी ये शक्तियाँ हैं। आगे देखिए, हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा है कि राष्ट्रपति चाहें तो उनको हटना है तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देके और हट सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे कार्यालय पूरा करने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो, उनकी संविधान की सुरक्षा राष्ट्रपति नहीं कर पाए तो उनको महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक 5 वर्ष के कार्यालय के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं। वह उस कार्यालय के लिए पुनः चुनाव के लिए भी पात्र है और वह किसी भी संख्या के लिए निर्वाचित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई राष्ट्रपति है वो कितने बार भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है, वो हकदार है। भारत में कोई एज डिफाइन नहीं है और कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि यहाँ तक कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में 2 बार कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और चुनाव 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। 2 बार के अलावा तीसरा बार वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जैसे यही है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। मतलब अमेरिका में ऐसा दोस्तों होता है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट हो सकता है, 2 बार के अलावा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो कैसे चलाया जाएगा? संविधान क्या कहता है इनकी इम्पीचमेंट के प्रति? तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो भाई देखा जाए तो राष्ट्रपति को हटाना है उनके पद से, तो उनका एक कंडीशन है, वो क्या है? संविधान का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि संविधान में ये संविधान का उल्लंघन क्या होता है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। यदि किसी प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना हो, इम्पीचमेंट करना हो, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अब यदि यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो क्या क्या प्रक्रिया है इसका, अब इसको ध्यान से देखिए। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो सदन के 1/4 सदस्य द्वारा साइन किया जाता है आरोप को। कहने का मतलब है कि पहले किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
होगा क्या कि मान लो कि राज्यसभा ने ये मेंबर उनके ऐसा लगा कि भैया हमें राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि उनके 1/4 मेंबर साइन करेंगे और साइन करके बताएंगे, 14 दिन की नोटिस देंगे भैया कि हम 14 दिन के नोटिस देते हैं, हम तो महाभियोग चलाएंगे। 1/4 मेंबर का साइन होना बहुत जरूरी है। तभी राज्यसभा में जो चेयरमैन है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है उसको एक्सेप्ट करेगा, या लोकसभा में जो स्पीकर है उसे एक्सेप्ट करेगा। जब तक कि 1/4 सदस्य की साइन नहीं होता है एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। अब मान लो कि जैसे मैंने बताया था कि अभी राज्यसभा में ये प्रोसेस चल रहा है, राज्यसभा में प्रोसेस चला इम्पीचमेंट का। हुआ क्या, यहाँ 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया कि लो भाई अब काम करो, इस जो राष्ट्रपति है उनको हटाया जाए। अब क्या है, 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, राष्ट्रपति बताए। उसके बाद उस राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से यदि बिल पास हो जाता है तो उस सदन में माना जाएगा कि राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो गई, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसके बाद दूसरे सदन में क्या होता है कि ये जांच की प्रक्रिया दूसरे सदन में होगी। मतलब जिस सदन में इंपीचमेंट का प्रोसेस प्रारंभ हुआ, जैसे राज्यसभा भी बताया, तो लोकसभा में इसका क्या होगा, लोकसभा में इसका जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इन्वेस्टिगेशन करेगा दूसरा सदन। और यहीं पर जो है, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा, वो न्यायपालिका की तरह काम करने लगता है इम्पीचमेंट के समय में। किसके इम्पीचमेंट के समय में, तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के समय में। और यदि दूसरी सभा भी 2/3 मेजोरिटी से ये पास कर देता है तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति गए काम से, इनका इम्पीचमेंट होना तय है। अब इनको अपने पदवी से हटना पड़ेगा। संविधान ये कहता है कि यदि ऐसा हो गया तो उनको अपनी पदवी से हटना पड़ेगा। यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 61 को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है बेटा, वो है अनुच्छेद 61 में। कहाँ है, अनुच्छेद 61 में। और इस मामले को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक सदन यदि इम्पीचमेंट करेगा तो दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य जो है वह हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रपति के 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जो अभी हमने बताया आपको। महाभियोग प्रस्ताव इस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे आरोप की जांच करनी होगी, और राष्ट्रपति को ऐसे जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि यह प्रोसेस प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति वहां जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को बरकरार रखता है और कुल सदस्य के 2/3 बहुमत महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है तो राष्ट्रपति वहां से कार्यालय से उसी दिन क्या हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, इस संदर्भ में 2 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो 2 बातें क्या है कि संसद किसी भी सदन के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि उसके चुनाव में भाग नहीं लिए थे। कहने का मतलब कि जो उनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लिए थे, वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए भाग लेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वो उनके चुनाव में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, वो चुनाव में जो भाग लेते हैं, लेकिन उनको हटाने में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। हालांकि वो चुनाव में भाग लेते, अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है दोस्तों। यहाँ तक का आपको राष्ट्रपति के बारे में फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आएगा, उनके कार्य को देखेंगे, उनके सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आएगा राष्ट्रपति के पावर, शक्तियाँ और उनके कार्य को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।